आजा राजा बेटा खजाना चाहिए। बढ़त में जो जला हुआ शरीर, वो कौन था? ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव सीन है। इस दिन आज़ादी मिली है, इसमें इतने ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट हैं जो पूरी फिल्म में कहीं नहीं है। मतलब सबसे महंगा सीन है ये फिल्म का। फिल्म की मुझे लगता है 1/3 कॉस्ट होगी ये सीन। अभी मुझे लगता है ये भी डिलीटेड सीन है। तो दादी पहले 500 किलो की हुआ करती थी, तो उसका डिज़ाइन जो होता था राही के दिमाग में वो 500 किलो की थी। और हम हुआ करते थे सब इमेच्योर बच्चे, जिनके जो सपने बहुत बड़े थे। ये पता नहीं था करते कैसे हैं कि VFX तब इतना हुआ नहीं करता था, तो हमें लगता था कि हम प्रोस्थेटिक में बना लेंगे। मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। मैंने आज तक सिर्फ 1.5 हॉरर फिल्म देखी है, एक राज और आधी भूत। पहली बार तो मुझे लगता नहीं कि हमारी हॉरर फिल्म है। फिर भी कोई पूछे कि अगर आप डरावनी फिल्म कैसे बनाई, इसमें डर लगता है, तो मैं कहता हूँ यार मेरे लिए तो बहुत आसान होता था। मुझे लगता है कि फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2018 में। हाय, मैं हूँ सोहम शाह और आप देख रहे हो मैशेबल तोड़ फोड़। यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से शुरू था, राही बना रहा था। और मतलब राही ने फिल्म लिखी थी 97 से। राही कुछ लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था। तो राही का ये मेन प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसकी लाइफ हुआ करती थी ये लोग। तो वो टाइम बहुत अलग था, 2010 का टाइम था। तो अनुराग कश्यप ने बहुत कोशिश की है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास लेके गया अनुराग। पर वो समय अलग था ना, तो लोग पूछते थे आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, हॉरर कौन देखता है, लोग टैग कर देते हैं हॉरर। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स दादी माँ की दंत कथा। कि भाई एक राजा था, एक गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस रहता था। राक्षस से वो सोने की मुद्रा लेके आता था, और गेम का रूल ये था कि राक्षस अगर छुएगा राजा को तो राजा भी राक्षस बन जाएगा। और कहानियाँ लालच बुरी बला है। मतलब ये शुरू से पंकज और राही का यही होता था कि फिल्म ऐसी दिखनी चाहिए, मूड ऐसी फिल्म। मतलब उसका डिज़ाइन ये था कि अगर आप सिनेमा में फिल्म देख कर निकलो तो बाहर आकर आपको लगे कि बारिश नहीं हो रही क्या, कि आपको ट्रांसपोर्ट कर दे। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2018 में, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी। डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट, आप एज ए प्रोड्यूसर, एक्टर, आप चाहते हो कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये ऑडियंस के लिए भी ज़रूरी है कि हमने जिस शिद्दत से बनाई थी, जिस इंटेंशन से बनाई थी, उसका मज़ा आपको लैपटॉप पे नहीं आ सकता, उसका मज़ा थिएटर में आ सकता है। तो ये थिएटर में आप एक्सपीरियंस कर पाओ, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग यू कैन एक्सपीरियंस इट। इसलिए बारिश, मूड, ट्रांसपोर्ट कर दे, सिनेमेटोग्राफी, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसा नहीं होता था कि यार अगर बादल नहीं है तो हम शूट कर पाएँ, चाहे हमें 4 दिन वेट करना पड़े। तो बारिश एक कैरेक्टर है फिल्म का। हमने मतलब अगर अगस्त सितंबर मिस कर दिया तो अगले अगस्त सितंबर में शूट होगा, बीच में कोई विंडो नहीं है शूट होने की। पर वो इसलिए कि वो इतनी डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई है कि यार लोग इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करके ट्रांसपोर्ट हो जाएं। और ये बारिश उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मूड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बने ऑडियंस के लिए, इसलिए इस हिसाब से डिज़ाइन की गई थी फिल्म। पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है। पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है। अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है। और ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी। आज तक याद है मुझे ये डायलॉग। राही ना एक नारायण धरप करके एक राइटर होते थे मराठी में, तो उनकी शॉर्ट स्टोरीज के राइट्स लिए थे राही ने, और 3 कहानियाँ हुआ करती थी, एक हस्तर की, एक दादी की और एक और कहानी होती थी। तो वो मिक्स करके 3 कहानियाँ बनाई थी, तो वहाँ से हस्तर आया था। तो नारायण धरप कोई राइटर थे, उनकी स्टोरी होती थी, फिर राही ने लिखा, फिर इसमें बहुत काम हुआ। मुझे लगता है अगर तुम्बाड़ 2012 में बन के 13 में आ गई होती तो इतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि आप सोचते रहते हो ना, आप उसमें घुसे रहते हो। तो फिल्म बन रही थी, और फिल्म ऐसा नहीं था कि एकदम पन्ने पे है वैसी फिल्म बन रही है। कुछ भी जो दिल कर रहा है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा शूट कर लेते हैं, तो जब एडिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको फिक्स कैसे किया जाए। तो उसके लिए फिर प्रोलॉग बना कि फिल्म में प्रोलॉग हो, ताकि लोगों को आसानी से चीज़ समझ में आ जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। इन दी एंड आप ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो ना, तो इसीलिए फिर बाद में आइडिया आया। बढ़त में जो जला हुआ शरीर, वो कौन था? बड़ा मस्त सीन है यार। ये फिल्म की इतनी स्टोरीज हैं, आप देख रहे हो इस फिल्म को, सीन को। ये प्रोडक्शन डिज़ाइन वही सबसे बड़ा सीन है। पूरी मार्केट ये पूरा क्रिएट किया गया है। ये नदी के किनारे घाट था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ये जितनी डिटेलिंग देख रहे हो आप, लाइट, शॉप्स पीछे, ये सब बनाया गया है। जिसको बनाने में इतना टाइम लगा था। ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव सीन है।
इस दिन आज़ादी मिली है, इसमें इतने ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट हैं जो पूरी फिल्म में कहीं नहीं है। मतलब सबसे महंगा सीन है ये फिल्म का। फिल्म की मुझे लगता है 1/3 कॉस्ट होगी ये सीन। इतना बड़ा सीन था हमारे लिए। और अब डायलॉग सुनो। कि मित्र थे। कोई मित्र नहीं, हम दो और दुनिया। आई की ये वाली बात। तो जो विनायक है ना, विनायक का अपनी माँ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे इट्स लाइक दीवार, आप उतना उसमें जाते नहीं हो, पर अगर आप ऊपर से देखोगे तो विनायक का यही कहानी है। और विनायक की मतलब अलग अलग तरह की रिलेशनशिप है। विनायक की माँ की कहानी है कि हम दो और दुनिया, कोई मित्र नहीं। फिर ये मेरे लिए सीन इतना इम्पोर्टेंट सीन था एज एन एक्टर कि विनायक आपको बहुत ही कोल्ड दिखता है, ऐसे लगता है नहीं इस आदमी के अंदर हार्ट है। और मैं भाई आता हूँ मेन स्ट्रीम सिनेमा देखकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मतलब जो हमारी फिल्में होती हैं वो थोड़ी सी इमोशनल जरूर होती हैं कि कुछ तो होता है कैरेक्टर, कहीं तो आपको कनेक्ट कर पाते हो। तो ये सीन में ना आगे पांडुरंग को आइसक्रीम खिलाता है विनायक, और पांडुरंग पूछता है कि आपने कब खाई थी, तो विनायक कहता आई लेके आई थी बर्फ का गोला, और उसकी आंखें भर आती हैं। तो जो कनेक्शन है ना माँ से प्यार विनायक का, कि इसके अंदर भी एक इंसान है, वो दिखता है। तो ये सीन मेरे लिए एक तो सुंदरता वाइज, एक एज एन एक्टर कि वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए मुझे बहुत सुंदर सीन लगता था। जो मेरी फिल्म के को डायरेक्टर हैं आदेश, वो एक दिन आया मेरे रूम में और मुझे कहता कि यार आई एम नॉट कीपिंग दिस सीन। मैंने कहा व्हाट, मेरी इससे जान निकल गई। मैंने क्या बकवास कर रहा है यार तू। कह नहीं यार वो सीन जा नहीं रहा एडिट में, तो ये सीन जा नहीं रहा था एडिट में, इसलिए निकालना पड़ा। ये मेरा फेवरेट सीन है और इतना खूबसूरत, आप देखो पूरा हमने क्रिएट किया था, कितनी जान लगी थी। ये 15, 18, 20 दिन लगे थे बनाने में। ये पूरा घाट था एक नदी का जिसपे हर चीज़ क्रिएट की गई है, मार्केट, ये लाइटिंग, ये तांगा। देखो ना आप कितने आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इस दिन आज़ादी मिली है। और ये वो एक आदमी आके पूछता है कि वो कहता है अरे इतना बिना पूछा, अरे इतना शोर क्यों हो रहा है। आज आज़ादी का सप्ताह है। मिल गई आज़ादी जी। मतलब विनायक का एक अलग ही डिल्यूजन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो इस सीन में थी, पर वो होता ना कि आप एडिट में वर्क नहीं करता तो नहीं करता। यार ये सीन की खास बात ये होती है कि ये वूम में सीन था, हमने बाद में मतलब ये कभी भी शूट कर सकते थे, जिसमें बारिश का कुछ वो नहीं था। और हम शूट करते थे और मैं उस सेट पे ही सो जाता था, बीच में टेक होते थे ना, तो इतना सरियल होता ना। मैंने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और हंसतर ऐसे देख रहा है मुझे। अभी सामने वाले को बहुत ऐसा लगता है कि यार कितना टफ शूट होगा। टफ भी होता है पर एट द सेम टाइम बहुत ही चिल भी होता है कि आप, मुझे वैनिटी वगैरह जाने की आदत नहीं है, तो मैं वहीं सो जाता था, हंसतर के साथ बातें करता रहता था। तो हम वैसा माहौल होता था। पर जब हम शूट करते थे तो सडनली वो एनर्जी आपको पकड़ लेती। तो बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने एज एन एक्टर सोचा नहीं था कि मैं करूँगा, पर वो करते करते वो चिल्लाता है आ करके, विनायक चिल्लाता है, वो कभी भी प्लान नहीं था। पर वो जब आप हंसतर, वो लोकेशन ऐसी, माहौल ऐसा कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है कि आप एक सेकंड के लिए भूल जाते हो कि आप सोहम शाह। आपको लगता है कि आप विनायक और आप हंसतर से लड़ रहे हो, क्योंकि वो इतना इंटेंस था ना माहौल। तो उसने मुझे बहुत मदद की, तो उससे बहुत खूबसूरत शूट हुआ। पर जैसे ही होता कि कट, वैसे मैं और हंसतर फिर दोस्त बन जाते थे। तो दादी पहले 500 किलो की हुआ करती थी, तो उसका डिज़ाइन जो होता था राही के दिमाग में वो 500 किलो की थी। और हम हुआ करते थे सब इमेच्योर बच्चे, जिनके जो सपने बहुत बड़े थे। ये पता नहीं था करते कैसे हैं, कि VFX तब इतना हुआ नहीं करता था, तो हमें लगता था कि हम प्रोस्थेटिक में बना लेंगे। अब उसके लिए जो आर्टिस्ट आया वो कहता भाई मैं इसको पहन के चल नहीं सकता, ये बहुत हैवी है। तो हमने शूट किया, बड़ी मुश्किल से शूट किया। तो जिसने प्रोस्थेटिक बनाया था, सुबह करके एक लड़का हुआ करता था, वो बेचारा पहन के चल रहा है शूट, और उससे चला नहीं जा रहा, हाँफ रहा है। फिर हम शूट कर रहे हैं, पर जब हमने फाइनल फुटेज देखी तो बहुत ही क्लमजी लग रहा है, बहुत छुपाना पड़ रहा है दादी का, क्योंकि वो एनर्जी बन नहीं पा रही है। तो फिर ये हुआ कि डिज़ाइन चेंज किया जाए। डिज़ाइन चेंज हुआ, रीराइटिंग हुई थोड़ी सी, फिर दादी को पतला बनाया गया। तो वो जो वर्क था कि दादी 500 किलो की है, वो एक मज़ेदार आइटम था उसमें, कि मतलब एक स्टोरी थी। तो अब क्या स्टोरी करें, तो फिर ये था कि दादी पेड़ बन गई है। पहले ये था कि दादी को खाना बहुत मिलता है और दादी मोटी होती है, फिर ये हुआ कि दादी को खाना ही नहीं मिलता है। तो दादी मरी तो है नहीं, पर दादी के अंदर से एक पेड़ पैदा हो गया है। तो वो एकदम अतरंगी सीन है। मतलब मुझे बहुत ही मज़ेदार सीन लगता है कि वो लीवर आप देख सकते हो, हार्ट देख सकते हो, और दादी पेड़ बन गई है। और जैसे कि मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है, मैंने आज तक सिर्फ 1.5 हॉरर फिल्म देखी है,
एक राज और आधी भूत। पर मुझे लोग पूछते हैं ना कि यार, पहली बार तो मुझे लगता नहीं कि हमारी हॉरर फिल्म है, फिर भी कोई पूछे कि अगर आप डरावनी फिल्म कैसे बनाई, इसमें डर लगता है। आप देखो हमारी फिल्म में भूत है नहीं है, स्पिरिट आत्मा कुछ भी नहीं है। हॉरर फिल्म में फंडामेंटल ये चीज़ें होती हैं। हमारी फिल्म में राक्षस है। हाँ ये ज़रूर है कि आप कोई भी दादी माँ की कहानी भी सुनो, अगर आपको किसी दादी माँ ने सुनाई है तो ये होता है ना, बच्चा डरता है कि फिर वो राक्षस आता है, वो खाता है, तो बस उतना ज़रूर है। बट इट्स नॉट कोई ऐसा नहीं है जंप स्केयर्स हैं, तो वो कोई ऐसा ब्लेंड नहीं है मुझे लगता है उसका। अगर आप ऐसे अगर डिकंस्ट्रक्ट करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि थ्रिलर भी है, थोड़ा हॉरर भी है, ड्रामा भी है, बाप बेटे की स्टोरी है, फैंटेसी भी है, कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ करता था कि नाइट वॉकर है, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू गेम ऑफ थ्रोन्स अकॉर्डिंग टू मी। दो जो डीएनए है फिल्म का कि वो भी आपको ग्रे दिखता है, ऐसा एकदम थोड़ा सा जो इस फिल्म का मूड है वैसा मूड ही दिखता है। वाइट वॉकर है उसमें, ड्रैगन्स हैं उसमें, तो हाँ यार, तो मुझे लगता है वो फोकलोर है, ये भी फोकलोर है। ये आवाज़ रघुवीर यादव की भी है और रत्ना बली करके एक हैं, उन्होंने डब किया था, बहुत मज़ेदार है। आजा राजा बेटा खजाना चाहिए, तो इस आवाज़ में बहुत मेहनत की गई कि कितना भी ऑडियंस को समझ में भी आए पर एट द सेम टाइम उसमें कुछ रहे। तो वो कई लोगों इसके लिए भी, मतलब अब इसकी भी अलग स्टोरी है।